गुड मॉर्निंग। तो देखो, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शुरुआत की थी, तो उसके हमने 5 क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं आपको समझाता हूँ फिर से। हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम रहता है, उसको कनेक्टेड लिगेंड्स रहते हैं, और यहाँ पे कुछ नंबर रहता है, जितने लिगेंड्स कनेक्टेड है यहाँ पे वो अमाउंट रहते हैं। सही है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो हम 1 2 3 4 कुछ भी जो भी अमाउंट रहेंगे वो रहेंगे। सही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कनेक्टेड रहते हैं। ये सेंट्रल मेटल आइटम है और लिगेंड है। और एक चीज़ याद रखनी है, जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर। फेरस का एटॉमिक नंबर है 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक जो एग्जाम्पल देखे और आगे जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें याद रहने वाली चीज़ यानी याद रखने वाली चीज़ें कौन सी हैं। एग्जाम्पल कैसे फॉर्मेट में ये समझना चाहिए, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम रहता है, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको लिखा के दिए हैं। सही है, सॉरी, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखा के दिए जो हमने अब तक इस्तेमाल किए। कॉपर का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं आपको अभी करके बताऊंगा इस एग्जाम्पल में। बाकी फेरस, कोबाल्ट, निकेल का इस्तेमाल किया, तो इनके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एंड वाटर, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड, ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सही, इससे पहले के एग्जाम्पल और इसके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये बेसिक चीज़ें याद होना ज़रूरी है। सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर, ये वीक फील्ड लिगेंड है। इसको छोड़ के मैंने आपको साइनाइड, अमोनिया, ये जो एग्जाम्पल मैंने अब तक बताए हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में आपको पता है कि ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते। सही है, हम ऐसा कह सकते हैं डू नॉट फॉर्म पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डू नॉट फॉर्म पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग नहीं करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। और वीक फील्ड याद रखो तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड पता ही चल जाएगा। सही है, वीक फील्ड क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये याद रखने के लिए आसान है। क्योंकि हैलोजेंस तो सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 चीज़ें याद रखना कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, वाटर। तो ये 4 चीज़ें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर, ये वीक फील्ड है। बाकी इसको छोड़ के मैंने जो एग्जाम्पल बताए, अमोनिया और साइनाइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के एग्जाम्पल हैं। सही है, तो देखो 6 नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो क्या है, Cu NH3 4 2+। अब ये इसके बारे में हम जानते हैं। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 29। उसको हम कैसा लिखते हैं, 28-2। सही है, अब देखो 29 में से ये 12 निकालो, 29 और ये 12, कितना बचता है देखो, 17। तो यहाँ पे लिखा मैंने 17। अब इसको लिखो एर्गॉन 3D 4S 4P और 4D। सही है, तो एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 18। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है रेगुलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। अब डी में इलेक्ट्रॉन फुल करना है। अब 18 + 2 कितना होता है, 20। अब यहाँ पे कितने, 29। तो 29 - 20 कितना होता है, 9। तो हम क्या करते हैं, डी में 9 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, ये एर्गॉन 3D10 4S1 4P और ये आता है 4D। सही, 4P0 और 4D0, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये, डी में 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो हम अब तक के ट्रिक के हिसाब से देखते हैं, जिस तरीके से हम निकालते हैं उसके हिसाब से ये वाला आना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, डी में 9 इलेक्ट्रॉन ना होते हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। ये एक एक्सेप्शनल केस के तौर पे आपको याद रखना है, या फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कॉपर का आता है X, कॉपर का निकालना है आपको, प्लस अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना रहता है, 0। कितनी बार अमोनिया, 4 बार, और आगे लिखा है 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसको मैंने कंसिडर किया X प्लस इसका चार्ज कितना रहता है, 0 × 4 = 2। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, X = कितना आता है यहाँ पे, 2। क्लियर है, X = आता है +2। अब काफ़ी बार ये सवाल भी आता है कि मुझे कैसे पता कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये याद रखना है,
इसमें कोई ऐसा है नहीं कि कोई अलग से ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये चीज़ें याद ही रखनी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहता है, साइनाइड -1 रहता है, वाटर 0 रहता है, अमोनिया 0 रहता है। ये चीज़ें याद ही रखनी है, इसमें कोई अलग से आपको कुछ मिलेगा नहीं लॉजिक्स, ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, सही है। तभी जाके ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है। अगर आप याद रख दो कि अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 है, तभी आपको ये +2 मिलेगा, अदरवाइज़ यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कॉपर 2+ के लिए निकालते हैं, Cu2+। अब देखो 29 में से 2 चले गए तो 27 बचता है, तो हम इसको लिखते हैं 2 8 16। सही है, यहाँ से एक निकाला मैंने और यहाँ से एक निकाला, 2 8 16। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा आर्गॉन, फिर आता है 3D8, 4S0, 4P0 और 4D0। सही है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, तो ये 9 आ जाएगा, ये जो है 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। अब देखते हैं, अब देखो डी में 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं निकालता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 3D9, उसके बाद आता है 4S, उसके बाद आता है 4P और उसके बाद आता है 4D। सही है, तो यहाँ पे मैं 3D9 लिख लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 4S0, 4P0 और 4D0। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, अमोनिया NH3। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, पेयरिंग करता है, ये सबको पता है। इसके पहले जो एग्जांपल देखे हमने, वहाँ पे क्या होता था कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने का काम करता था। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये किसी के साथ पेयर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी के साथ पेयर होना चाहता है तो ऑर्बिटल में जगह ही खाली नहीं है, ये अकेला ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे तो जा नहीं सकता है। ये क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉपर के साथ Cu, यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, CuNH3 2+। तो कॉपर के साथ कितने लिगेंड्स कनेक्टेड है, 4। ये 4 लिगेंड्स कनेक्टेड है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेने हैं, ये चीज़ याद है आपको। हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, रेगुलर अगर सिस्टम से आप जाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये 4 ऑर्बिटल्स लोगे, sp3। कितने ऑर्बिटल्स लोगे, sp3। आप कहोगे कि ये sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप, तो ये रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको शिफ्ट करते हैं इस ऑर्बिटल के अंदर, इसको शिफ्ट करते हैं d ऑर्बिटल के अंदर, सॉरी इसको शिफ्ट करना है आपको p ऑर्बिटल के अंदर। d में जाने की ज़रूरत नहीं, p में ही जाते हैं, यहाँ से p में ही जाते हैं, सॉरी यहाँ पे d में जाने की ज़रूरत नहीं। इसको शिफ्ट करो इसके अंदर, शिफ्ट करने के बाद क्या होता है देखो, इन्हें मैं आपको करके ही बताता हूँ। यहाँ पे इसको मैं हटा दूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं हमें। देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है, ये 4D है। अब देखो 3D, ये 4S, ये 4P और ये 4D। अब हमने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दें। ये जो एक इलेक्ट्रॉन था इसको शिफ्ट करना है इसके अंदर। अब देखो आपको क्या करना है, 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो आप क्या करो, यहाँ से शुरुआत करो, D, ये S और ये P2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, DsP2। DsP2 अगर रेगुलरली जाओगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, लेकिन यहाँ पे DsP2, ये एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें कोई इसको याद ही रखना है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे क्या होता है,
ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है p ऑर्बिटल के अंदर, और यहाँ पे dsp2 इसका हाइब्रिडेशन आता है। गलती से भी इसका sp3 हाइब्रिडेशन नहीं निकलना है। क्लियर है? अब बाकी ये ऑर्बिटल्स को रीअरेंज करते हैं। देखो 2 3 4 हो गए यहाँ पे, ये आगे के 4 निकलते 1 2 3 और ये 4, और ये रहेगा हमारा अकेला p ऑर्बिटल्स, और आगे की ज़रूरत नहीं, आगे भी निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख लूँ, ये कितना आता है 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये है, ये 4p1, ये 4p है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं 1 देता हूँ। ये 4d है 0। अब ये जो ऑर्बिटल से ये कौन से है, dsp2 ऑर्बिटल, dsp2 ऑर्बिटल। अब देखो हमारा जो एग्जांपल था Cu NH3 2+, तो यहाँ पे देखो 4 अमोनिया कॉपर के साथ किस तरीके से जुड़ते हैं। अमोनिया क्या करता है, अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये जो है वो कॉपर का ऑर्बिटल डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये कॉपर के ऑर्बिटल डायग्राम है। तो अमोनिया अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर के हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। फिर दूसरा भी अमोनिया वैसा ही करता है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे डोनेट कर दिए। फिर तीसरा अमोनिया भी वैसा ही करता है, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिए। चौथा अमोनिया गया, उसने भी सेम वैसा ही किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। सही है? तो अब हम इसकी डिटेल्स निकालते हैं। इसका हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए, देखो हाइब्रिडेशन यहाँ पे लिखा है dsp2। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूँ शेप, इसका क्या आता है, शेप आता है स्क्वायर प्लेनर शेप आता है। सही है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1। ये एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब ये इसका मैं स्ट्रक्चर निकाल लूँ आपको यहाँ पे, तो ये Cu 1 2 3 4। अब ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, कॉपर जो है वो N के साथ जुड़ा है, NH3, इसलिए N लिखना है यहाँ पे, फिर H3 लिखना है। पहले N लिखना है फिर H3 लिखना है, ये चीज़ याद रखो। कॉपर जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, क्लियर है, हाइड्रोजन के साथ नहीं। और ब्रैकेट डाल के 2+, ये ब्रैकेट डाल के इसको यहाँ पे लिखा 2+। तो इस तरीके से इसकी ये ज्योमेट्री आती है, शेप, इसको हम, इसका स्ट्रक्चर आता है इस तरीके से, इसका हाइब्रिडेशन है, इसका शेप है और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सही है? तो ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 6 एग्जांपल हो गए हमारे, 7th एग्जांपल देखते हैं। 7 नंबर का है FeCN6 3-, तो यहाँ पे देखो FeCN6 3-, तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, जिसको हम 28-2 इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 12 है, तो 26 - 12 कितना आता है, 16। तो यहाँ पे मैंने लिखा 16। कैसे, ये 8 + 2 10 + 2 12, तो 26 - 12 कितना आता है, 16। यहाँ पे लिखो। अब क्या करना है आपको, एर्गॉन लेना है, एर्गॉन को ले लो, फिर 3d 4s 4p 4d ले लो। सही है? अब एर्गॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 18, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए s में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 20। अब 26 - 20 कितना आता है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, बाकी ये बचे 0। यहाँ तक कॉमन है। सही है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो। अब Fe के लिए लिखेंगे हम x, साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज रहता है, -1। कितने साइनाइड से, 6। Fe के लिए लिखा मैंने x, साइनाइड के ऊपर कितना है चार्ज, -1, और यहाँ पे कितने साइनाइड है, 6। इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, -3। तो यहाँ पे x = आता है +3, x = क्या आने वाला है, +3। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, Fe +3 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे,
तो 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 23 बचे। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 8 15, 2 8 15। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चले गए। आगे लिखेंगे हम एर्गॉन 3d5 4s0 4p0 4d0। ये मैंने कैसे निकाला, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मैंने s में से, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अब d ऑर्बिटल मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे मैंने निकाला d ऑर्बिटल। ये क्या है? 3d6, ये 4s0 है, ये 4p0 है, और ये 4d, ये 4d0 4p0 4s0। 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये ऑर्बिटल्स है, मैंने सिर्फ वही ऑर्बिटल्स यहाँ पे फिल की। अब देखो एग्जाम्पल में, देखो एग्जाम्पल में क्या है? FeCN6। अब Cn साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सही है? मैं यहीं पे लिख लेता हूँ अभी। साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है। देखो अब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। कैसे? मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे। ये 1 2 1 2 1 2, ये आ गया 3d6। क्लियर हो रहा है सबको? फिर ये आता है, और फिर ये आता है, और फिर ये आता है। क्लियर है? ये 4s, ये आता है 4p, और ये आता है 4d। 0 0 0। ये क्यों हो गया? क्योंकि Cn जो है वो, Cn माइनस जो है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसकी वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। हम ऐसा कहते हैं, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी वजह से। अब देखो हाइब्रिडेशन निकालना है आपको। हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे? देखो यहाँ से शुरू करो। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए आपको? मैं आपको बताता हूँ। अब लिगेंड्स कितने, ये देखना है। सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड्स कनेक्टेड है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 6 ही लेने हैं। यानी कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 6 ऑर्बिटल ही लेने हैं। तो यहाँ से शुरू किया मैंने, ये 2 ऑर्बिटल हो गए, ये 3 4 5 और ये 6। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या था? देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? D2sp3, D2sp3, ये D2, ये S, और ये 3 P3। तो इसका हाइब्रिडेशन आता है D2sp3। तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी बनाते आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा 3d6 1 2 3 4 5 6। अब ये मैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? आगे जो है वो d ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 3d6 है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? D2sp3 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 D2sp3, और ये आता है 4d0। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। किसके हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? सेंट्रल मेटल एटम, कौन सा? Fe। ये Fe के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर हो गया? अब ये Fe के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है सारे के सारे। अब देखो इसको Cn कनेक्ट कैसे होता है? यहाँ से Cn क्या करता है? साइनाइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, और Cn Fe के साथ कनेक्ट हो जाता है। Cn क्या करता है? Fe के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसके अंदर अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। दूसरा Cn भी वैसा ही करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तीसरा Cn आता है, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। चौथा Cn आता है, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। पांचवा Cn आता है, वो भी अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। छठवां Cn आता है, वो भी अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देता है। क्लियर हो गया?
अब इसका इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। शेप क्या है? शेप जो रहता है वो ऑक्टाहेड्रल रहता है, ऑक्टाहेड्रल। अब ये भी तो सवाल आता है कि चलो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन उससे ऑक्टाहेड्रल ये शेप है, ये मुझे कैसे पता चला? ये चीज़ याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड्स है कि D2sp3 ये अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इस केस में इसका जो शेप रहता है वो ऑक्टाहेड्रल रहता है। ये स्टैंडर्ड से इसको याद रखना है, सही है? ये याद रखने वाली चीज़ है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? 0। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये पता होना चाहिए, सही है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यहाँ पे निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या है? FeCN6 है ना, ये Fe, ये 1 2 3, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और 6 बॉन्ड। अब ये C कार्बन्स के साथ जुड़ा है। ये कहाँ से जुड़ा है? फेरस कार्बन के साथ। ये चीज़ याद रखो, यहाँ पे मैंने लिखा C, फिर लिखा N, ये कार्बन के साथ जुड़ा है ना, CN। ये चीज़ याद रखनी है किस तरीके से लिखना है। तो ये FeCN6 हमने लिखा, चार्ज कितना है इसके ऊपर? 3- FeCN6, और इसके ऊपर चार्ज निकालो आप 3-। तो ये ओवरऑल हमारा डेटा हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया FeCN6 3- मॉलिक्यूल का, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये हमारा शेप हो गया, और ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये सब कुछ निकालने के लिए हम ऊपर का पूरा झमेला करते हैं। क्लियर हो गए? और भी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ इसके। 7 एग्जांपल हो गए। 8वां 8 नंबर का FeF6 3-, FeF6 3-। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, फेरस जो फ्लोरीन जो रहता है वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड, फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। अब Fe के बारे में आपको बता दूँ, Fe इसका एटॉमिक नंबर है 26, जिसको हम 28-2 लिखते हैं। तो 26 - 12 कितना आता है? 16। तो यहाँ पे मैंने लिखा 16, सही है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एर्गॉन 3D 4s 4p 4d, सही है? एर्गॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन खा लिए? 18। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए? यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 26 - 20 कितना आता है? 6, सही है? तो ये हमारा आ गया। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मैं यहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ। इसको मैंने कंसिडर किया x प्लस Fe के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर रहता है -1 चार्ज, इंटू 6 इज इक्वल टू ये -3, सही है? समझ में आ रहा है? x इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज रहता है -1, 6 बार इसलिए मैंने लिखा 6, इक्वल टू इसके ऊपर -3 चार्ज इसलिए लिखा -3। तो ये कितना आता है? x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू कितना आता है? +3। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो मैं ये चीज़ हटा देता हूँ अभी। आप डायरेक्टली Fe+3 3+, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 23, तो 2 8 15। तो यहाँ पे लिखोगे आप एर्गॉन 3d 5 4s 4p 4d 0 0 0। क्लियर हो गया? ये चीज़ कहाँ से आई गई पता चल गया, क्योंकि Fe के ऊपर रहता है +3 चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले। क्लियर है? अब देखो ऑर्बिटल डायग्राम ने यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। अब देखो D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d 5 है, 2 3 4 5। D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। S के अंदर कितने हैं? 0 4s 0। P के अंदर कितने हैं? 4p 0। D के अंदर कितने हैं? 4d 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब देखो फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी क्या? अभी नहीं होगी। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे क्या? अभी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन हमें यही से निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो होंगे नहीं। अब देखो फ्लोरीन को कितने लिगेंड्स कनेक्टेड है? फ्लोरीन को नहीं, हाँ, फेरस को या फिर आयरन को टोटल 6 लिगेंड्स कनेक्टेड है, सही है? फेरस को कितने लिगेंड्स कनेक्टेड है? 6।
तो इसका मतलब 6 वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो यहाँ से देखो 6 वैकेंट ऑर्बिटल ले लो, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गए आपके वैकेंट ऑर्बिटल। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा देखो, sp3d2, क्या आएगा sp3d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके आगे मैं आपको इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल के बताता हूँ, इसके आगे मैं इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल के बताता हूँ आपको। ये हो गया 3d5, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके एज इट इज रहेंगे यहाँ पे। अब ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इनका हाइब्रिडेशन क्या है sp3d2 d2, इसका भी sp3d2 है, इसका भी sp3d2 है, इसका भी sp3d2 है, इसका भी sp3d2 है, इसका भी sp3d2 है। क्लियर है? आगे के ऑर्बिटल्स जो है वो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 1 2 3, ये क्या है 4d ऑर्बिटल्स, 4d0, सही है। ये बाकी आगे के 3 ऑर्बिटल्स हैं जो खाली है। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल क्या था हमारा, एग्जाम्पल था Fe(F6), तो देखो फ्लोरीन 6, तो फ्लोरीन किस तरीके से जुड़ता है, फ्लोरीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन भी वैसा ही करता है। 6 के 6 फ्लोरीन क्या करते हैं, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेरस के हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए, इस फ्लोरीन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिए और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो इसकी डिटेल्स निकालते हैं। डिटेल्स कैसे निकालेंगे देखो, अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3d2, शेप क्या आता है ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या आता है ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आता है देखो 5, यहाँ पे टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? थोड़ा इधर चला गया वो, हाँ यहाँ पे दिखेगा आपको, टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, सही है। अब इसका ज्योमेट्री इसकी मैं शो करता हूँ, यह आता है Fe सेंटर में और इसके ये 6 बॉन्ड रहते हैं, यहाँ पे F कनेक्टेड है, यहाँ पे F है, F है, F F F, इसके ऊपर है -3 चार्ज, 3 -3 लिख सकते हैं, सही है। तो इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर बनता है, इसका हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा, इसका शेप और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है COH2O6 2+। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये 9 नंबर का एग्जांपल है, COH2O6 2+। तो हाँ चलो, तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर रहता है 27, जिसको हम लिखते हैं 26-2। ये कैसे निकालते हैं हम देखो, सॉरी 28-2। तो 26 - 12 करो, ये 12 इलेक्ट्रॉन से कितना आता है देखो, ये आता है 8, 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिखो आप एर्गॉन 3d 4s 4p और 4d, सही है। आगे बढ़ते हैं, एर्गॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए 18, ये एस ने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, एस ने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे, अब ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स, 27 - 20 कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी में कितने आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x कंसिडर करना है, वाटर के ऊपर कितना चार्ज रहता है 0 × 6 = 2। क्या लिखा हमने, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसको मैंने x कंसिडर किया। वाटर के ऊपर चार्ज कितना है 0, वाटर कितनी बार है 6 बार, इक्वल टू ये 2 लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्या आता है x = 2 आता है, यानी कि कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ गया +2, सही है। तो ये चीज़ मैं हटा दूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो CO2 प्लस के लिए निकालेंगे हम 27 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो 25, इसको भी रीअरेंज करो 2 8 15 आ जाएगा, इसको भी रीअरेंज करो, ये एर्गॉन 3d7 4s0 4p0 और 4d0। क्लियर है? कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। वो कैसे निकाला मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट CO2 प्लस है तो CO2 प्लस हमने यहाँ पे लिखा, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 25 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और बाकी आगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब d ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 3d7 है और आगे जो है ऑर्बिटल सारे के सारे खाली हैं। 1 2 3 4, हाँ तो यहाँ पे देखो 3d7 है 1 2 3 4 5 6 7, ये 4s0 4p0 और 4d0। ये कहाँ से आते हैं ऑर्बिटल्स, मैं आपको बताता हूँ। ये 3d7 है, ये मैंने निकाला 3d7, ये 4s 4p 4d0, ये सारे जीरो मैंने आगे निकाले। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। वाटर जो है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी क्या, अभी नहीं। अगर वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है ये चीज़। और दूसरी चीज़, अब कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट को कनेक्टेड लिगेंड्स कितने हैं, 6। कोबाल्ट को कनेक्टेड लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल्स लेने हैं आपको, 6। सिंपल सा लॉजिक है कि सेंट्रल मेटल एटम को जितने लिगेंड्स कनेक्टेड है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेने हैं। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लो। ऑर्बिटल्स ऐसे लेने हैं कि जो वैकेंट हो कंप्लीटली, उसमें कुछ भी ना हो। तो यहाँ से शुरू होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से 6 ऑर्बिटल्स ले लो आप। ये हो गए 4, ये 5 और 6। तो ये क्या आता है, हाइब्रिडेशन क्या आता है इसका, sp3d2। फिर से इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3d2। ये इसका हाइब्रिडेशन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं ये ऑर्बिटल्स को अलग अलग कर दूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल्स को। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे निकाले है एज इट इज़ 3d7। ये आगे की जो है वो, अच्छा 1 मिनट, हाँ CO सही है। आगे हम लेंगे 6 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इसके आगे कितने ऑर्बिटल्स बचते हैं, 3। ये 4d0। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, sp3d2, 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 sp3d2। ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो वाटर किस तरीके से कनेक्ट होता है। वाटर अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है और वो क्या करता है कि इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। तो हमारा एग्जांपल जो था COH2 2+, ये एग्जांपल है। तो ये कोबाल्ट के ऑर्बिटल से सारे। तो वाटर जो है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है और जुड़ जाता है। फिर से दूसरा वाटर भी वैसा ही करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जुड़ जाता है। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल भी वैसा ही करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जुड़ जाता है। चौथा वाटर मॉलिक्यूल भी वैसा ही करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जुड़ जाता है। 5वां वाटर मॉलिक्यूल भी वैसा ही करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जुड़ जाता है। 6ठा वाटर मॉलिक्यूल भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जुड़ जाता है। सही है। इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाता है। अब देखो इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पूछता है कोई तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2, sp3d2। उसके बाद शेप क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। शेप आएगा इसका ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कितने, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये 1, ये 2 और ये 3। सही है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर निकालो आप यहाँ पे देखो क्या आता है, CO, ये 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे लिखो OH2, OH2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ना, ये OH2 लिखो यहाँ पे, OH2, OH2, यहाँ पे लिखो OH2। डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने वो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शो किया। सही है, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोर करेक्ट कौन सी चीज़ है कि कोबाल्ट जो रहता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसी वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो उसी वजह से बना है, इसीलिए ये जो वाटर का स्ट्रक्चर है मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि ऑक्सीजन के साथ कोबाल्ट का बॉन्ड है, ये आपको पता चले। क्लियर है? तो ये पूरी डिटेल्स है इस क्वेश्चन की। सही है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे मैं आपको बता दूं लिगेंड यानी क्या होता है। सही है, तो हम जो है वो आगे थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ेंगे। लिगेंड, तो लिगेंड के बारे में आपको बता दूं, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन आयन और मॉलिक्यूल अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड is called as ligand, is called as ligand। अब देखो ligand यानी क्या रहता है, एन आयन और मॉलिक्यूल अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि देखो, जो ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम रहता है इसको कनेक्टेड लिगेंड रहता है। सही, इसको कनेक्टेड जो भी आयंस मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको लिगेंड कहते हैं। तो ये लिगेंड और मेटल के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो कैसा रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। लिगेंड क्या करता है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। सही है, मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, यहाँ पे मैं बताऊँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। क्लियर है? अब देखो, ये चीज़ कंपलसरी है कि लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। लिगेंड के पास, लिगेंड मस्ट हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ याद रखो, लिगेंड मस्ट हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब तक उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है। लिगेंड क्या करता है कि अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रहते हैं। सही है, अब देखो, मेटल और लिगेंड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड देता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। सही है, हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते थे। कोवेलेंट बॉन्ड कब कहते हैं, जब मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे, लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन दे, तब कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। सही है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में हैं वो दोनों के दोनों लिगेंड ने दिए हैं। सही है, मैं इसका एक एग्जांपल पीछे ही बताता हूँ। जैसे कोबाल्ट कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ पे देखो CO, यहाँ पे जो वाटर जो है वो एक लिगेंड है। वाटर क्या है, एक लिगेंड है। तो वाटर में क्या करता रहता है, ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सबको पता है। तो वो क्या करता है, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है कोबाल्ट को, और ये जो बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और कोबाल्ट के बीच में। मैंने आपको ये यहाँ पे भी समझाया था, वाटर मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि ये ऑक्सीजन जो रहता है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये डोनेट करता है कोबाल्ट के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। क्लियर हो गया? तो इसी को हम कहते हैं लिगेंड। क्लियर हो गया? तो बाय डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, हमने लिगेंड तो समझा ही है, फिर भी मैं और एक बार समझाता हूँ कि एन आयन और मॉलिक्यूल अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। तो कोई भी यहाँ पे आयन या फिर मॉलिक्यूल रहे कि वो सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम रहता है। सही है, ये इस तरह से कनेक्ट रहता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
इज कॉल्ड एज लिगेंड। तो इसी को हम कहते हैं लिगेंड। क्लियर हो गया यहाँ पे लिगेंड क्या है, ये चीज़ समझे। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी कि लिगेंड मस्ट हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, तभी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। सही है। अगर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम इसको लेविस बेस भी कहते हैं, लेविस बेस। लिगेंड को क्या कहते हैं, लिगेंड को लेविस बेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सही है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। देखो लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसी वजह से उसको लेविस बेस भी कहा जाता है। सही है। काफ़ी लिगेंड को जो है लेविस बेस क्यों कहा जाता है, लेविस बेस किसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेविस बेस किसको कहते हैं कि जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको हम लेविस बेस कहते हैं। तो उस हिसाब से हम लिगेंड को लेविस बेस भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब लिगेंड के टाइप्स रहते हैं। तो पहला टाइप देखते हैं हम मोनोडेंटेड या फिर बाई यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड। अब देखो मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, जिसके पास एक ही डोनेटिंग साइट हो। जैसे कि देखो वाटर है H2O, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स हैं, लेकिन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही बनता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करता है, वो मेटल को डोनेट करता है और ऐसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है देखो, मोनोडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, जिसके पास एक ही डोनेटिंग साइट है, एक ही डोनेटिंग साइट है, यानी एक ही डोनेटिंग एटम है। मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा रहे, उसमें कितने भी एटम्स रहे, लेकिन एक ही एटम जो है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक ही एटम, दूसरा नहीं, एक ही एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी को क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। सही है। इसके एग्जांपल और भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर अमोनिया हो गया। सही है। ये सारे के सारे क्या हैं, या फिर साइनाइड हो गया, CN साइनाइड। ये सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। सही है। बाइडेंटेड लिगेंड भी मैं समझाता हूँ। दूसरा रहता है बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, जिसके पास 2 डोनेटिंग साइट हो। सही है। जिसके पास एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट रहती है उसको हम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। पहला एग्जांपल देखते हैं हम, इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन कैसा रहता है देखो, NH2 CH2 CH2 NH2, इसको क्या कहते हैं, इथिलीन डायमाइन। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है मेटल सेंट्रल मेटल एटम को, या फिर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम को और बॉन्ड बना सकता है। यानी कि इथिलीन डायमाइन जो है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें 2 डोनेटिंग साइट है। ये जो इथिलीन डायमाइन है वो इस नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है या फिर इस नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है। यानी कि इसके पास N 2 डोनेटिंग साइट है, N, N, ये 2 डोनेटिंग साइट है। हम ऐसा कहेंगे N, N, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट। कितनी साइट है, 2, N, N, यानी N, ये एक N, ये एक N, ऐसी है हमारे पास 2 डोनेटिंग साइट है। सही है। इसका और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला रहता है C2O4 2-, C2O4 2-। ये कैसा रहता है, COO, यहाँ पे रहता है COO, सॉरी हम ऐसा नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखे COO-, COO-। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों भी इसकी डोनेटिंग साइट है। यानी ये दोनों जगह से मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, और ऑक्सैलेट आयन जो है वो मेटल के साथ जुड़ सकता है। ऑक्सैलेट आयन जो रहता है C2O4 2-,
ये C2, ये O4 और ये माइनस माइनस चार्ज, C2O4 2 माइनस, ये क्या करता है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सिलेट आयन इस ऑक्सीजन के साथ भी ये ऑक्सीजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, या फिर ये भी ऑक्सीजन कर सकता है। यानी इसके पास 2 डोनेटिंग साइट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट कितने यहाँ पे 2, इसीलिए इसको कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं इसको? बाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड यानी क्या है? जिसके पास एक ही डोनेटिंग साइट है। वाटर में ऑक्सीजन ही अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें तो एक ही है। अमोनिया, साइनाइड इसमें भी एक ही रहता है। सही है। साइनाइड में कार्बन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अमोनिया में नाइट्रोजन। सही है। तो मैं यहाँ पे भी ये मेंशन कर दूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करता है, यहाँ पे कार्बन, ये यही साइट है, यहाँ पे ऑक्सीजन। क्लियर है। इतनी ही डोनेटिंग साइट है, एक ही, इसलिए इसको मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट कहते हैं। इसको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। अब ऐसा ही रहता है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, EDTA है, EDTA है, इसको हम कहते हैं इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA है। इसको मैं लिख लो EnCH2CH2 N, यहाँ पे CH2COO माइनस, यहाँ पे लिखो आप CH2COO माइनस, यहाँ पे लिखो आप CH2COO माइनस, यहाँ पे लिखो आप CH2, इसको ब्रैकेट कर दो आप, इजी जाएगा, COO माइनस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डोनेटिंग साइट आपको मेंशन करके बताता हूँ। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, ये एक नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन कर सकता है, ये ऑक्सीजन कर सकता है और ये ऑक्सीजन कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे देखो N और 1 2 3 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट है। सही है। एक ही एग्जांपल है इसको, एक ही एग्जांपल इसको याद रखना है, EDTA इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। अब इसमें ये स्ट्रक्चर पूरा याद ही रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद ही रखो। सही है। इसको याद एक दो बार बना के देखोगे तो ये याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस 1-2 बार बना के देखो आप। यहाँ पे CH2COH है, सभी जगह पे CH2COH है, बस